हिरोशिमा नागासाकी में कितनी भयंकर तबाही हुई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक परमाणु बम जब फटता है तो क्या होता है। एक मध्यम आकार का परमाणु बम फटने से फायरबॉल या आग का गोला करीब 1 से 2 किलोमीटर तक सब कुछ जला सकता है। 2 से 3 किलोमीटर तक रेडिएशन जोन में हजारों लोगों की तुरंत जान चली जाएगी। 3 से 5 किलोमीटर दूर तक सभी इमारतें ढह जाएंगी। 8 से 10 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का दायरा होगा जहां झुलसाने वाली गर्मी होगी, जबकि रेडियो एक्टिव धूल 50 से 100 किलोमीटर तक फैल जाएगी। हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में गिनी जाती है। अगस्त 1945 में हुए इन हमलों में लाखों लोगों की जिंदगी पल भर में बदल गई। भयंकर विस्फोट, आग के तूफान और तेज रेडिएशन ने शहरों को लगभग खंडहर में बदल दिया। हिरोशिमा में करीब 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए। आने वाले सालों में यह संख्या 1.4 लाख तक पहुंच गई। जबकि नागासाकी में लगभग 40 हजार लोग तुरंत मारे गए और कुल मौतें करीब 70 हजार तक पहुंची। हजारों लोग गंभीर रूप से झुलस गए, इमारतें मिट्टी में मिल गईं और रेडिएशन के कारण वर्षों तक बीमारियां और मौतें होती रहीं। ऐसा माना जाता है कि आज भी जापान में इसका असर देखने को मिलता है। अगर हम 1945 में जाएं कि जब जापान एम्पायर को सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि एक ऐसी क्षति, एक ऐसा कोवर्सिव इफेक्ट पैदा हो कि आपका एडवर्सरी जो है उस युद्ध को छोड़कर आपके विल्स एंड आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान ले। इन रेडिएशंस की वजह से जो अल्फा रेडिएशन या गामा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलता है, उसके कारण कैंसर हो जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के टिश्यूज को, हमारे ऊतकों को डैमेज कर देते हैं। आप जानते हैं कि इनकी रेंज खासतौर पे बीटा और गामा की बहुत ज्यादा होती है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये तो हवा के अंदर भी कुछ सेंटीमीटर्स में ही रुक जाएंगे, मे बी 2, 4, 5, 10 सेंटीमीटर्स के अंदर। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और इनको जैसे रोकने के लिए एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम की जो एक परत होगी वो रोक पाएगी, और पानी में भी होगा तो कई सेंटीमीटर में जाने के बाद रुकेंगे, काफी दूर जाके रुकेंगे, और हवा में तो कई मीटर तक जाएंगे। और गामा रेडिएशन इनसे कहीं ज्यादा बेच देता है, पेनिट्रेटिव है। अद्भुत है कि दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा न्यूक्लियस दुनिया की सबसे बड़ी तबाही न्यूक्लियर अटैक का हिस्सा कैसे बन सकता है, कैसे काम करता है एक परमाणु बम। परमाणु बम को सूरज का एक छोटा हिस्सा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस नियम पर सूरज काम करता है करीब करीब उसी नियम पर एक परमाणु बम भी काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक न्यूक्लियर फिशन है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। हम इन दोनों अद्भुत प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अकल्पनीय जानकारी जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जानते हैं 1 मेगा टन का परमाणु ब्लास्ट 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है, यानी
सूरज के कोर यानी बीच के तापमान से भी 4 से 5 गुना ज्यादा। हम आपको एटम बम से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब बता रहे हैं जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं। क्यों एक एटम बम को जमीन से ऊपर डेटोनेट किया जाता है? क्या इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है? क्या इंटरसेप्ट करने पर जो धमाका होगा उससे परमाणु बम फट सकता है? परमाणु बम की स्टोरेज फैसिलिटी को बम से उड़ा दिया जाए तो क्या वहां परमाणु धमाके हो जाएंगे? सबसे पहले आपको बताते हैं कि परमाणु बम कैसे काम करता है। परमाणु ऊर्जा को 2 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। परमाणु बम कैसे काम करता है? परमाणु बम न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। दरअसल एक एटम में न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियर फिशन में एक न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन 2 छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। यह तरीका आमतौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम में इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 नए न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। इससे ऊर्जा पैदा होती है। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस से टकराकर उन्हें भी तोड़ देते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इससे भयंकर ऊर्जा निकलती है जो तबाही फैला देती है। परमाणु बम में यही चेन रिएक्शन कराया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली आप जो लार्जर एटम्स हैं उनको कैसे स्प्लिट करके जो केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा या ऊष्मा जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली एक एक्सप्लोजन का फॉर्म लेती है। न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम 235 को, वो टूटेगा और इससे चेन रिएक्शन एक शुरू हो जाएगा और हर इस रिएक्शन में कुछ ऊर्जा रिलीज होगी और धीरे धीरे करके ऊर्जा का टोटल अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा और ये पूरा अनकंट्रोल हो जाएगा और बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उस विस्फोट पे बहुत ज्यादा लाइट निकलेगी, यानी कि अगर उसको कोई देख भी लेगा तो वो अंधा हो जाएगा। उससे बहुत ज्यादा हीट निकलेगी जो बहुत जल्दी ही चारों तरफ फैल जाएगी। उसकी वजह से जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा वो भी सब तरफ फैलेगा। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे परमाणुओं को मिलाकर एक बड़ा परमाणु बनाया जाता है। जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम को मिलाकर एक हीलियम मॉलिक्यूल बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया से सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन बम इसी प्रक्रिया पर आधारित होता है। यह एटॉमिक बम की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक विनाशकारी होता है। परमाणु बम हवा में क्यों डेटोनेट करते हैं? परमाणु बमों को अक्सर हवा में विस्फोट किया जाता है ताकि विनाश का दायरा ज्यादा से ज्यादा हो और स्थानीय रेडियो एक्टिविटी कम किया जा सके। जब बम जमीन से ऊपर फटता है तो ब्लास्ट वेव ज्यादा दूर तक फैलती है और जमीन से टकराकर वापस उछलती है, जिससे विनाशकारी प्रभाव और बढ़ जाता है। हालांकि इसके उलट अगर बम जमीन पर फटे तो उसकी काफी ऊर्जा जमीन में गड्ढा बनाने में खर्च हो जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में असर कम हो जाता है। हवा में भी डिटोनेट कर सकते हैं, जमीन पर भी डिटोनेट कर सकते हैं। अगर हवा में करेंगे तो ज्यादा रेडियो एक्टिविटी हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैलेगी और अगर धरती पर करेंगे तो वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा जाएगी। तो मुझे लगता है कि हवा में डिटोनेट करने का एक तो उन्हें अपने टारगेट के बहुत पास नहीं जाना पड़ेगा और दूसरा हवा की वजह से ये दूर दूर तक फैल जाएगा। क्या परमाणु बम को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? परमाणु बमों को रोका जा सकता है, लेकिन यह एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वे परमाणु मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दें। ये आमतौर पर 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, इंटरसेप्टर सीधे मिसाइल से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। दूसरा तरीका, एक विस्फोटक वॉरहेड के जरिए उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है, बिना परमाणु विस्फोट कराए। हालांकि इसमें भी यह डर रहता है कि प्लूटोनियम या यूरेनियम के कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाएं, जिससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है।
फिर भी ये स्थिति पूरे शहर के विनाश से कहीं बेहतर मानी जाती है। फिलहाल हम आपको वो अद्भुत जानकारी देते हैं कि 1945 के बाद भी कब कब परमाणु हमले या रेडिएशन का डर बना। 1957 में न्यू मैक्सिको के ऊपर एक परमाणु बम जहाज से गलती से गिर गया। जबरदस्त धमाका हुआ, हालांकि परमाणु धमाका नहीं हुआ। 1958 में एक B-47 बॉम्बर से एक परमाणु बम साउथ कैरोलिना में गिर गया, जिससे वो घर तबाह हो गया। गनीमत थी कि परमाणु वॉरहेड जहाज के अंदर ही था। 1961 में एक B-52 बॉम्बर टूट गया और 2 परमाणु बम हवा से जमीन पर गिरे। हालांकि परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सोवियत पनडुब्बी अमेरिकी नेवी पर लगभग परमाणु टॉर्पीडो मारने को तैयार ही थी। हालांकि वो फैसला नहीं लिया गया। 1965 में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से एक फाइटर जेट गिर गया, जिसमें परमाणु बम था। वो बम दोबारा कभी नहीं मिला। 1966 में स्पेन के ऊपर हवा में रिफ्यूलिंग के दौरान B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया। 4 परमाणु वॉरहेड गिर गए, 2 में गैर परमाणु धमाके हुए, काफी रेडिएशन फैला। 1400 टन मिट्टी रेडिएशन से संक्रमित हुई। 1968 में B-52 बॉम्बर में आग लग गई। इसमें 4 हाइड्रोजन बम रखे थे। प्लेन ग्रीनलैंड की बर्फ पर क्रैश हुआ। किस्मत थी कि परमाणु रिएक्शन नहीं हुआ। 1979 में यूएस सेंट्रल कमांड के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर सोवियत यूनियन की तरफ से आई CBAIM आते दिखाई दिए। अमेरिका जवाबी परमाणु हमले के लिए तैयार हो गया। बाद में पता चला ये फॉल्स अलार्म था। 1983 में भी ऐसा ही फॉल्स अलार्म सोवियत यूनियन को मिला। उन्होंने भी जवाबी हमला नहीं किया। 1995 में नॉर्वे ने नॉर्दर्न लाइट्स स्टडी करने के लिए रॉकेट भेजे। सोवियत यूनियन के पास परमाणु हमले का मैसेज गया। कहा जाता है बोरिस येल्त्सिन ने परमाणु ब्रीफकेस खोल लिया था, लेकिन ये फॉल्स अलार्म था। तो इससे ये साबित होता है कि परमाणु बम तभी फटेगा जब उसमें एक तय तरीके से चेन रिएक्शन कराया जाए, यानी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़े। ये किसी आम धमाके की वजह से नहीं होता। तो परमाणु बमों की स्टोरेज फैसिलिटी को भी तबाह कर दें तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है, लेकिन परमाणु विस्फोट का नहीं।